हेलो फ्रेंड्स, शुरू से शुरू करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं अपने एक नए विचारक को जिनका नाम है हावर्ड गार्डनर को। हावर्ड गार्डनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या नाम है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, तो इसके जनक है हावर्ड गार्डनर। कौन है? हावर्ड गार्डनर। इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि कोई एकल इकाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान में सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ एक ही कार्य अच्छे से कर सकता है, वो कई कार्य भी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई कलाकार है जो मूवी बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ मूवी बनाना ही आता होगा या मूवी में काम करना ही अच्छे से आता होगा। उसे हो सकता है खाना बनाना भी आता हो, उसे हो सकता है क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना आता, उसे हो सकता है कि म्यूजिक ये गाना गाना आता हो। उसके कई सारी हॉबीज या कई सारे उसके प्रकार हो सकते हैं ना, कई सारे उसके काम हो सकते हैं जो उसे अच्छा लगता हो। वो पेंटिंग कर सकता हो, डांस कर सकता हो, कई सारा काम वो एक साथ कर सकता है, हो सकता है ना। बस ये है कि वो इतने सारे काम में हो सकता है कि किसी एक काम पे ज्यादा फोकस कर सकता है, और जैसे कि किसी एक काम को वो बहुत अच्छे से कर पाता हो, वो बहुत निपुण हो। वो एक काम में तो निपुण होगा पर बाकी काम भी वो ठीक ठाक कर ले रहा होगा। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। बहुबुद्धि के सिद्धांत में क्या बताया है हावर्ड गार्डनर ने कि जो बुद्धि होती है वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। उसके बारे में हम जानते हैं, एक छोटी सी स्टोरी के रूप में हम उसको अच्छे से याद कर लेंगे और सारे नाम हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसको समझते हैं। आइए, इन्होंने कितने बुद्धि के प्रकार बताए थे? इन्होंने कहा था बुद्धि के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। जब आप छोटे रहे होंगे और आपका एडमिशन हुआ होगा फर्स्ट टाइम, तो आपके मम्मी पापा ने क्या सोचा होगा कि मेरे बच्चे का जो नाम है वो किसी आसपास के स्कूल में लिखाया जाए। कहाँ लिखाया जाए? आसपास के स्कूल में, ना कि बहुत दूर, क्योंकि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए उसका स्कूल क्या कर रहे होंगे, पास के किसी स्कूल में आपका एडमिशन कराया होगा। तो वो क्या हो गया? स्थानीय बुद्धि। क्या हो गई? स्थानीय बुद्धि। ये एक चोरी है, आप देखते जाइएगा। क्या हो गई? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसे बताती है, या स्थानिक बुद्धि किसमें होती है? स्थानिक बुद्धि होती है यानी आसपास के चीजों या आसपास के जगह का जानकार कौन होता है, ज्यादातर इसकी जानकारी रखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और गांव में कोई नदी है। अब नदी के बीच में नदी ऐसी जगह पे है कि यहाँ से वहां रास्ता जाने के लिए नहीं है डायरेक्ट, आपको नदी क्रॉस करके जाना होगा। तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर कूद के जाएंगे? नहीं, आप नाव पर बैठ के जाएंगे। क्या करेंगे? नाव पर बैठ के जाएंगे। तो नाव कौन चलाता है? नाविक। यानी कि उसके आसपास की जगह को, यानी वो पानी की गहराई या नदी को अच्छे से कौन बता सकता है? वो नाविक बता सकता है। यानी स्थानीय जगह को कौन अच्छे से बता सकता है? उसके आसपास की जगह को कौन अच्छे से जानेगा? तो कौन जानेगा? नाविक। कौन जानेगा? नाविक। या तो कोई चित्रकार होगा, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि वो किसी भी दृश्य को, किसी भी कल्पना को या किसी भी चीज को देखेगा तो उसके मन में क्या होगा कि मैं इस तरीके की चित्र बना सकता हूँ। कुछ भी मतलब देखता होगा, कोई भिखारी देखता होगा, किसी को दान देते देखता होगा भिखारी को, तो वो चित्र उसके मन में बैठ जाएगा कि अच्छा इस तरीके का। तो उसके दिमाग में वो आसपास की स्थानीय चीजों की वो नॉलेज रख रहा होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे है तो मुझे इसका चित्र बनाना है, ये चीज ऐसे है तो मुझे इसकी पेंटिंग बना देनी है। तो आसपास की चीजों की जानकारी कौन रख रहा होगा? कौन रख रहा होगा? चित्रकार। अब जब आप पास के स्कूल में चले गए हैं तो आप स्कूल में जाके क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई। तो मैम ने सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया भाषा का।
कौन सा सब्जेक्ट उठाया? भाषा का। यानी आपकी जो मातृभाषा है उस लैंग्वेज को आज हमने पढ़ना शुरू किया। तो ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि। क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किस में ज्यादा होगी? कौन भाषा की पकड़ अच्छे से जानता होगा? कोई कवि होगा, उसको देखते होंगे कि कविताएं बहुत अच्छे से कर रहा है, यानी कि वो शब्दों की पकड़ उसके पास बहुत गहराई से है, वो एक शब्द को कई रूपों में बता सकता है। कोई लेखक होगा जो अपनी कविता लिख रहा होगा, कोई नोवेल लिख रहा होगा, तो वो बहुत अच्छे से बहुत चुनिंदा शब्दों का और बहुत सटीक बैठने वाले शब्दों का प्रयोग करता होगा। या तो कोई वकील होगा, क्यों वकील अपने सही शब्दों का प्रयोग करते होंगे? क्योंकि इसी बेस पे या इसी दलील पे ही वो अपने कोर्ट, अपने जजमेंट को अपने कोर्ट में वो ऐसे दलील कैसे पेश करेगा? अगर उसे भाषा की पकड़ ही नहीं होगी, उसे अपनी बातों को कैसे रखना है, कैसे बताना है, कौन से शब्द का प्रयोग कब करना है, किस चीज को कब दिखाना है, अगर उसे ये इसकी परख ही नहीं होगी, इसकी पहचान ही नहीं होगी, तो क्या वो ये कार्य कर सकता है? नहीं। तो भाषाई बुद्धि किसके पास ज्यादा होगी? कवि के पास, लेखक के पास और एक वकील के पास। किसके पास होगी? वकील के पास ज्यादा होगी भाषाई बुद्धि, इनमें अधिक देखने को मिलेगी। आप जब स्कूल में गए, भाषाई बुद्धि पढ़ लिया, तो क्या सिर्फ भाषा ही पढ़ाई जाएगी? नहीं, आपको छोटे छोटे पजल भी दिए जाते हैं। पहले जब आप छोटे रहे होंगे तो कुछ खेलने खेलने के लिए भी देते होंगे कि इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे करो। गणित भी सिखाया जाता होगा कि इस तरीके से इतने जोड़ो तो इतने होंगे, इतने घटाओ तो इतने होंगे। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती होंगी ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा? तार्किक एवं गणितीय। तार्किक और गणितीय नॉलेज किसके पास होगी? इसकी बुद्धि यानी इसकी नॉलेज सबसे ज्यादा होगी वैज्ञानिकों में। किसमें होगी? वैज्ञानिकों में। और एक गणितज्ञ होंगे, उनके पास होगी। इस गणितज्ञ यानी गणित की नॉलेज सबसे ज्यादा किसके पास देखने को मिलेगी? आपको गणितज्ञ के पास देखने को मिलेगी ना। तो ये कहा जाएगा, यानी तार्किक कौन सबसे ज्यादा प्रयोग करता है? वैज्ञानिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक और गणित। ये दो लोग आप देखते होंगे कि सैटेलाइट से वो लोग देखते रहते हैं कि कहाँ अपना आकाश गंगा है, कहाँ सौरमंडल है, कहाँ क्या है। ये सारी चीजें कौन देखता रहता है? वैज्ञानिक देखते रहते हैं, ये पता लगाते रहते हैं। वो लोग अपने पजल यानी अपने तार्किक ज्ञान को ऐसे वैसे करते रहते हैं, अपने मैथ को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हो गए इस चीज को। इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है? तो वैज्ञानिक करते हैं और गणितज्ञ करते हैं इसका। फोर्थ हम क्या देखेंगे? हमने स्कूल में पढ़ा भाषाई और तार्किक। क्या बस यही दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आप जब छोटे थे तो? नहीं, आपको एक्टिविटी भी कराई जाती होंगी ना। शारीरिक गति क्रिया या बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? कि सबसे ज्यादा शरीर का प्रयोग जिस कार्य में होता हो। ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें शरीर का ज्यादा प्रयोग होता है? डांस। आप देखते होंगे, क्या आप खड़े खड़े डांस कर सकते हो? नहीं। डांस करने के लिए आपको हिलना डुलना पड़ेगा, अपने शरीर के हर एक अंग को उस तरीके से स्टेप बनाना पड़ेगा, उस तरीके से आपको मूवमेंट देनी पड़ेगी, तब आपका एक डांस तैयार होगा। तो सबसे ज्यादा शरीर का जो बुद्धि है यानी शरीर का जो कार्य है वो कौन लेते हैं? डांसर लेते हैं। या तो एथलीट, आप देखते होंगे कि जो क्या कहते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, या तो बाकी जो रनिंग करते हैं, वो ये जो क्या कहते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं? अपने शरीर का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ बैठे रहे और क्रिकेट खेल लेंगे, नहीं, उन्हें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, बॉल पकड़ना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा और कौन प्रयोग करता है? सबसे ज्यादा और डॉक्टर करते हैं। आप देखते होंगे ऑपरेशन करने के लिए हाथ चलाते हैं ना,
ये सारी चीजें कौन करता है? शारीरिक गतिज बुद्धि, मतलब इनमें ज्यादा होगा। किसमें में होगा? शरीर का उपयोग सही तरीके से कौन ज्यादा कर पा रहा होगा? डांसर और एथलीट और कौन? डॉक्टर। कौन? डॉक्टर। स्कूल में आपको भाषा सिखा दी गई है, तार्किक गणितीय सिखा दिया गया है, शारीरिक गति सिखा दिया गया है, पर मैम ने किसी दिन आपको कहा कि आज चलो फ्री बैड डे है, तो उस दिन आपको क्या करना है? सिर्फ खेलना है? नहीं, उस दिन आपको मैम को गाना गा के भी सुनाना है। होता होगा ना कि किसी दिन मैम ने कहा होगा कि चलो आज तो म्यूजिक पीरियड है, आज तो आप सभी को गाना गाना है। होता होगा ना, जब छोटे रहोगे ये सारे सब्जेक्ट आपके आते रहे होंगे, किसी ना किसी दिन मैम ने आप सबको ये सारी चीजें एक्टिविटी कराई होंगी। तो फिफ्थ क्या आ जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा संगीत बुद्धि। संगीत संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि किस में ज्यादा होगी? आप सब अच्छे से जानते हैं, जो संगीतकार होंगे यानी कि जो पियानो वगैरह बनाते होंगे उन्हें संगीत की अच्छे से नॉलेज होगी, जो गिटार बजाते होंगे उन्हें होगी, या तो जो गाना गाते होंगे उन्हें सुर ताल लय की ये सारी चीजों की क्या होगी? अच्छे से समझ होगी। होगी ना? आपको स्कूल में भले छोटे लेवल पे कराया जाता हो, पर ये सारी एक्टिविटी आप सबने कभी ना कभी जरूर की है अपनी स्कूल लाइफ में। तो संगीत बुद्धि में कौन ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है? तो संगीतकार करते हैं, संगीतकार या गायक। आप देखे होंगे कि लता मंगेशकर जी कितना अच्छा, कितना सुरीला और कितना मीठा गाते थे, तो उन्हें संगीत की बुद्धि ज्यादा रही होगी, उनके पास ये क्षमता ज्यादा रही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो संगीत ही मतलब सिर्फ गा ही पा रहे होंगे, वो और एक्टिविटी भी कर पाती होंगी अच्छे से, पर ये कार्य वो बहुत अच्छे से, बहुत निपुणता से करती थी। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। 6 क्या है? आपके स्कूल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हुई होंगी, आपको प्रकृति से भी जोड़ा गया होगा। जोड़ा गया होगा ना किसी दिन मैम ने कहा होगा कि आज आज पौधारोपण करना है। जैसे स्कूल में किसी न किसी दिन कराया जाता था, 5 जून को जो होता है ना पर्यावरण दिवस, उस दिन खास कराया जाता था कि चलो आज सभी बच्चों को पौधा रोपना है, या तो घर से किसी न किसी पत्ते का या फूल का आपको चित्र बना के लाना है, या उसकी पत्ते चिपका के लाना है। तो ये क्या होता था? ये होता था प्रकृति वादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये हो गया कि प्रकृति यानी कि नेचर से सबसे ज्यादा कौन जुड़ा होगा? कौन जुड़ा है सबसे ज्यादा नेचर से? हमारे किसान। आप देखते होंगे खेती बाड़ी करते हैं तो किसान इस चीज से बहुत अच्छे से और बहुत डीपली कनेक्टेड है। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी फसल कब होगी, क्या लगाना है, क्या करना है, पेड़ पौधे और वो सारी चीजें वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। दूसरे कौन होंगे? बॉटनी के जो स्टूडेंट होंगे या प्रोफेसर होंगे, वो जीव विज्ञानी जो होंगे वो लोग। तो प्रकृतिवादी कौन होंगे? जीव विज्ञानी। और दूसरे कौन होंगे? किसान। कौन होंगे? किसान। आपको स्कूल में कभी ना कभी ये सारे सब्जेक्ट किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन पढ़ाया जरूर गया है, तो आप अच्छे से अपने आप को इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आइए बाकी 2 भी हम पढ़ लेते हैं। 6 हो जाएगा परस्परवादी बुद्धि। परस्परवादी बुद्धि का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास के लोगों से
जुड़ना, उनकी भावनाओं को समझ पाना, उनके मन को समझ पाना कि वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप स्कूल में गए होंगे, बहुत लोग बहुत बच्चे चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और बहुत बच्चे एकदम शांत शाई होते हैं, एकदम शर्मिले से एकदम चुपचाप से बैठे रहते हैं। तो मैडम उनसे कनेक्ट कैसे करती है, उनकी चीजों को जानती है। या सर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, एक शिक्षक क्या करता है, तो उनसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ बेटा, आप क्यों चुप हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, या आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आपने टिफिन किया है, किसी भी बात को लेके वो जुड़ना चाहती हैं उस बच्चे से। तो ये परस्परवादी मतलब उसके मन को, उसकी भावना को समझना चाह रही हैं और उसको अपने आप से जोड़ना चाह रही हैं, ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। बाकी दूसरा कौन परस्परवादी होता है, नेता। आप देखते होंगे कि आप जैसे कि आप किसी सिटी में हैं, आप अगर सिटी में हैं और वहां के बहुत अच्छे रोड हैं, तो कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि मैं अच्छे रोड बनवा दूंगा, मैं रास्ता अच्छा बनवा दूंगा। नहीं, वहां पे उन्हें दूसरी प्रॉब्लम या दूसरी समस्या को देख के उन्हें बताना होगा कि ये चीज मैं सही करवा दूंगा। पर गांव में जैसे ही आप चले जाइए तो वहां के रोड अच्छे नहीं होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, तो उसे मैं पक्का करवा दूंगा, ये सारे वादे वो लोग करते हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वहां के लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करते हैं। तो परस्परवादी बुद्धि किस में ज्यादा होती है, एक शिक्षक में ज्यादा होती है, और दूसरा किस में ज्यादा होती है, एक नेता में कहिए, या तो हाँ नेता कह दीजिए, नेता में ज्यादा होती है, वो कनेक्ट ज्यादा कर पाता है आम इंसान से। आठवां क्या कहा, ये सातवां था, आठवां है अंतः वैयक्तिक। अंतः वैयक्तिक का अर्थ क्या है, मैंने अपने आप को अच्छे से जान लिया है, मैं अब अपने आप को जानने में हर तरीके से सक्षम हूँ। मैंने सब कुछ, अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपने कार्य को हर तरीके से मैंने जान लिया है। अपने किसी फील्ड में अच्छे से मैंने कार्यरत हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छे से उस चीज को, इस फील्ड पे पकड़ बना रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये अंतः वैयक्तिक हो गया। यानी कि अपने आप को ही अच्छे से जानना कि मेरी पहुंच, मेरी पकड़ यहाँ तक है, इस सब्जेक्ट में या तो इस फील्ड में है या इस कार्य में है, इस तरीके से। तो इसमें कौन आ जाएगा, अपने अच्छे से पकड़ कौन बना के रखेगा, अपने आप को अच्छे से कौन जानेगा, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कौन ये अच्छे से जानता है, या तो जानते हैं दार्शनिक, या तो आप देखते होंगे आध्यात्मिक गुरु। उन्हें दूसरों से भी अच्छे से पता होता है कि मुझे कब क्या बोलना है, और अपने बारे में भी वो सारी चीजें जान चुके होते हैं। कोई उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है पर वो शांत रहते हैं, कोई उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है पर वो शांत रहते हैं। ये अच्छे से अपने आप पे पकड़ बना चुके हैं, वो चीज को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ये कौन अंतः व्यक्ति कौन, मतलब किसमें ये बुद्धि ज्यादा होगी, आध्यात्मिक गुरु में ये बुद्धि ज्यादा होगी। जैसे कि आप देखते होंगे प्रेमानंद महाराज जी को, वो हमेशा राधा राधा राधा, श्री राधा जी का नाम रटते या जपते रहते हैं। तो उन्हें उस चीज की पकड़ ज्यादा हो गई है, उसमें आध्यात्मिकता में वो ज्यादा अनुभवी हो गए हैं, या उन्होंने अपने प्राप्त कर लिया अपने गोल को, जो उनका रहा होगा लक्ष्य, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है कि मुझे यहाँ तक जाना है या मुझे ये करना है। उन्होंने अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी भावना, अपने चीजों के बारे में उन्होंने जान लिया, और दूसरों से कैसे बात करना है, क्या कहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें भी उन्होंने समझ ली, उन्हें ये अच्छे से आ गया है। आई होप आप सबको बुद्धि के 8 प्रकार अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।